स्वागत है आप सबका कंचन टीवी के इस खास शो में। जी हाँ, खास इसलिए क्योंकि हमारे साथ आज एक शख्सियत मौजूद है जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक जो गलियारे में उनकी चर्चाएं खूब होती है। सफीदो हल्के से राजनीतिक लोग उनके नाम से थोड़ा सा भय खाने लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजवीर शर्मा लुधाना बुराण की। आइए उनसे मिलते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत करूंगा मैं कंचन टीवी के इस खास कार्यक्रम में। कंचन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, जानना चाहूँगा राजवीर शर्मा लुधाना बुराण क्या है? राजवीर शर्मा आपके सामने बैठे हुए हैं। लुधाना और बुराण दोनों मेरे पैतृक गाँव जी। तो गाँव के साथ राजवीर शर्मा लुधाना बुराण लिखा जाता है। क्या है, आप सामाजिक शख्सियत है, राजनीतिक है, क्या लोग जानना चाहते हैं? क्योंकि हाल फिलहाल सफीदो हल्के में देखा है आपके पोस्टर चस्पे होते हैं हर जगह, तो क्या चल रहा है वो जानना चाहेंगे आपसे। कंचन साहब, सबसे पहले आपने पूछा कि राजनीतिक शख्सियत हैं या सामाजिक शख्सियत हैं। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जी। एक बिल्कुल साधारण परिवार से जन्मा बच्चा हूँ मैं जी। और एक सामाजिक तौर से अपने समाज के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मेरा मेन उद्देश्य जो है, मैं कई बार जहाँ भाषण होते हैं या जहाँ कहीं डिस्कशन होता है, मैं एक बात को बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि आदमी को 3 ऋण होते हैं जी। पहला मातृपितृ ऋण, दूसरा समाज ऋण, तीसरा इस देश का ऋण। तो मैं ये समाज का ऋण की कुछ परसेंटेज उतारने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी हिसाब से मैं समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही विकट परिस्थितियों से निकलकर एक आपने मुकाम बनाया है। आपने मजबूरियों में, अभावों के बीच रहकर पढ़ाई की, मिलिट्री में गए, उसके बाद आज एक आप आज एसई हैं। आज एक लंबा सा आपका सफ़रनामा रहा है। पूरी जो आपके संघर्ष की कहानी है वो भी मैं जानना चाहूँगा आपसे। कंचन साहब, ऐसा है कि मैं जब 1.5 साल का था तब मेरे पेरेंट्स गांव बुराण में आए थे लुधाना से, जबकि लुधाना मेरा पैतृक गांव है। और हमारा कोई एक पारिवारिक जो ज़मीन का विवाद था, उस विवाद के दौरान हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उस आर्थिक स्थिति के दौरान हमने संघर्ष किया है लाइफ में, हमने अभाव को महसूस किया है। और उसी अभाव को महसूस करके, उसी जिस तरह से सोना आग में तपने के बाद बाहर निकलता है, तो उसी आग में तप करके मैं बाहर निकला हुआ इंसान हूँ। मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत ही नज़दीक से मैंने गरीबी को देखा, और मैंने अमीरी को भी बहुत नज़दीक से देखा है। तो मैं इन दोनों का फ़र्क बहुत अच्छे से समझता हूँ। और जिस अभाव से मैं गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस समाज का कोई भी आदमी उस अभाव से गुजरे। और इसलिए मैं सबको ये हमेशा शिक्षा देता हूँ, सबको एक संदेश देता हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, एकमात्र संसाधन है जो आपको अपने जीवन में ऊपर उठाने में, आपकी अपलिफ्टमेंट में काम करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मिलिट्री में रहे, देश की सेवा की, तो कहाँ से ये आपको लगा कि अब मिलिट्री की, देश की सेवा कर चुका, अब समाज सेवा की ओर दौड़ना चाहिए? कंचन साहब, मैं भारतीय नौसेना में रहा हूँ। साल 1985 से लेकर 2000 तक 15 वर्ष तक मैंने देश सेवा की है भारतीय नौसेना के अंदर रह के। मैं एक इंजीनियर था वहाँ पे, और आज भी मैं इंजीनियर का ही कार्य कर रहा हूँ। जहाँ तक समाज सेवा वाली भावना है, मैं जब बाहर नेवी से बाहर आया, उसके बाद मेरे को दोबारा सरकारी जॉब मिली, तो मैंने अपने जो जीवन के गुजरा हुआ दौर था, उस दौर के अंदर मैंने जब झांक करके देखा, जो मैंने अभाव महसूस किया, मैंने एक ही अपने दिमाग में विचार आया कि भाई जो अभाव हमें महसूस हुआ, जो कमियां मुझे महसूस हुई हैं, वो कमी दूसरे आदमी को फेस ना करनी पड़े। इसलिए मैंने सबसे पहले हल्के के अंदर आकर के ये कहा था कि भाई कोई भी विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है, जिसके पेरेंट्स उसकी फ़ीस नहीं भर सकते हैं, मैं उसकी फ़ीस भरने के लिए तैयार हूँ। ये चीज़ मैंने हर जगह कही थी। और दूसरा, मैंने सबसे पहले एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी, वो भी 2006 के अंदर। उस टाइम पे संसाधन बहुत कम होते थे, आज तो बहुत लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, बहुत लोगों के पास साधन हैं। उस टाइम पे यही था कि कभी रात को अगर किसी बहन को प्रसूति होती है, किसी माता को कोई परेशानी होती है, तो उनकी बेसिकली हेल्प करने के लिए मैंने ये कार्य किया था। राजनीतिक गलियारों में काफ़ी नाम चलता है आपका। लोग विचार करते हैं कि जो राजवीर शर्मा बुराण है वो बहुत जल्द राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। तो क्या ये समाज सेवा सिर्फ इसीलिए हो रही है? नहीं कंचन साहब, समाज सेवा को राजनीति से जोड़ के देख भी सकते हैं आप। आपका हर एक आदमी का देखने का एक तरीका होता है। मैं अगर राजनीति में आ रहा हूँ तो मैं उसको समाज सेवा करने के लिए ही आ रहा हूँ। अभी तक मैंने जो समाज सेवा की है,
सेवा 3 तरह की होती है, सेवा तन से, मन से और धन से। जी। अभी तक जो मैंने सेवा की है अपने तन मन और धन से सेवा की है लोगों की। अगर मैं राजनीति के अंदर आता हूं तो पब्लिक मनी फॉर द पब्लिक, मैं समाज की सेवा, समाज के पैसे से ही लोगों की सेवा करूंगा। मेरा उद्देश्य समाज सेवा करना है, मेरा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। कहा जाता है जब एक इंसान एक अच्छा ओहदा, सरकारी नौकरी हो या बिजनेस में एक ऊंचाई पर चला जाए, उसके बाद उसको ललक होती है राजनीति की, तो कहीं वो सब आपकी जो इच्छा है वो अब बलवती तो नहीं हो रही? शायद इस चीज़ से मैं परिचित नहीं हूँ। जो बात आप मेरे को कह रहे हैं ये मेरे विचार भी नहीं है, ना मैं इस बात से परिचित हूँ। मेरी आज भी सोच समाज सेवा करने की है, मेरे को किसी प्रकार की कोई ललक और लालसा की बात नहीं है। जी ठीक है, ये तो हुई आपकी बात। क्या किसी पार्टी ने, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी या यूं कह लीजिए आप, क्या किसी पार्टी ने आपकी समाज सेवा के कार्यों को देखते हुए कभी आपसे कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, देखो पार्टी का एक अपना अलग सिस्टम होता है। मैंने 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शन थे तो मैं जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित था मैं, और आज भी प्रभावित हूँ। उस दौरान मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे उनके साथ मिलकर के कार्य किया है अपने क्षेत्र के अंदर। और पीछे मैंने जब सैनिक सम्मान समारोह किया था तो मैंने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मुख्य अतिथि बुलाया था। तो मैं पार्टी विशेष का कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी सभी पार्टियों के साथ अच्छी बनती है, क्योंकि मैं समाज सेवी आदमी हूँ। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ कि मैं कांग्रेस के साथ बैठा हूँ, मैं बीजेपी के साथ बैठा हूँ, मैं जेजेपी के साथ बैठा हूँ। मैं अपने हल्के की जनता और समाज के साथ बैठा हूँ। अगर किसी पार्टी से आपको न्योता आता है तो क्या जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे, क्यों नहीं पसंद करेंगे। राजनीति में जब हम जा रहे हैं, जब राजनीति में जा ही रहे हैं तो राजनीति में पार्टी एक माध्यम है। राजनीति का अगर आपको सफ़र पूरा करना है तो पार्टी एक आपकी नाव है। अगर आप नाव में नहीं सवार होंगे तो आप उस समुद्र को कैसे पार करेंगे? तो मान लिया जाए अभी तक कोई किसी का निमंत्रण नहीं मिला आपको? नहीं, ये देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके चैनल पे नहीं बता सकता आपको, ना मैं कह सकता हूँ। अभी ये सब चीज़ें प्रीमेच्योर्ड हैं। तो फिर जो समीक्षक है वो कहते हैं कि कांग्रेस के नज़दीक है राजवीर शर्मा, कहीं वो सब बातें सही तो नहीं? राजवीर शर्मा सभी के नज़दीक है। राजवीर शर्मा कांग्रेस के नज़दीक भी है, बीजेपी के नज़दीक भी है, जेजेपी के भी नज़दीक है, और राजवीर शर्मा सबसे नज़दीक है अपने चाहने वाले लोग, अपने समाज और अपनी जनता के नज़दीक है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई पार्टी आपको बुलाती है तो ठीक, वरना फिर आपने तो ताल ठोकनी है, भले ही निर्दलीय। इसमें कोई शक नहीं है। कमर कस ली है? कमर कस ली है, बिल्कुल। मैंने नहीं कमर कस ली है, जनता ने कमर कस लिया। हमने एक जय भारत संगठन खड़ा किया है जी। वो जय भारत संगठन इस कार्य के लिए एक वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एक हमारे कम से कम भी उसके अंदर 8-10 हज़ार आदमी हमारे इकट्ठे हो चुके हैं। हम मेंबर्स बना रहे हैं, कुछ मेंबर हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं। वो जय भारत संगठन इस लड़ाई को लड़ेगा, इस विधानसभा के क्षेत्र में वो कार्य करेगा, तो वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। आपके जय भारत संगठन पर मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपको मैं रैंकिंग कहूँ, पार्टी की रैंकिंग दीजिए, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, आप, एलएसपी, तो कौन सी पार्टी को सबसे पहले पायदान पे आप पसंद करेंगे? रैंकिंग तब दे सकते हैं जब आपने उनका पेपर लिया हो। मैंने उनका एग्जाम नहीं लिया, मेरे पास कोई टेस्ट सीट नहीं है, मैं किसी को कोई रैंकिंग नहीं दे सकता। आपने अभी कहा कि अगर मुझे निमंत्रण आता है तो निमंत्रण आता है तो मैं विचार करके जाना चाहूंगा। वोट चाहिए मेरे को। मैं आपको कहता हूं कि सभी पार्टियां आपको बुला रही हैं, विधानसभा के लिए बुला रही हैं। सभी पार्टियां तो किसका एक्सेप्ट करेंगे? सभी पार्टियां अगर बुला रही हैं तो उसके बाद मैं अपने जय भारत संगठन को इकट्ठा करूंगा, सबकी सलाह लेके फिर फैसला लूंगा। वो मेरा अकेला फैसला नहीं होगा, क्योंकि संगठन मेरे लिए काम कर रहा है, मैं संगठन की राय से ही काम करूंगा। मतलब आपने अपनी सभी विकल्प खुले रखे? सभी विकल्प खुले रखे, निर्दलीय भी, पार्टी भी। ठीक, बशर्ते कि पार्टी आपको एक सम्मानजनक जगह दे। सम्मानजनक, मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरे को नाव चाहिए, नदी पार करनी है। नाव अगर पार्टी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपनी खुद की नाव बनाएंगे। मतलब गारंटी मांगेंगे टिकट की? टिकट की गारंटी पक्का मांगे। ठीक, शायद इसी करके अभी तक किसी से आपकी नहीं, अभी मेरा एक कारण और है, उसका दूसरा एक कारण और है। मैं अभी आज के दिन एक सरकारी कर्मचारी हूँ। सरकारी कर्मचारी किसी भी पार्टी के साथ नहीं बैठ सकता है, किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। तो मेरी एक अपनी सर्टन लिमिटेशंस हैं, पूरी कुछ मेरी मर्यादाएं हैं। सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं उन मर्यादाओं को क्रॉस नहीं कर सकता। जी, सपोज कीजिए ये इंटरव्यू आपके नेता, आपके आला कमान, हाई कमान देख रहे हैं, तो इसके बाद आपको कॉल आती है, आप केजरीवाल जी,
तो क्या कि आपको ज्वाइन करेंगे? नहीं, बात करने में मेरे को कोई फर्क नहीं है, ज्वाइन करना एक बहुत दूर की बात तो है। क्या नौकरी छोड़ देंगे तब? नौकरी छोड़ देंगे विद इन ए सेकंड नौकरी छोड़ देंगे। नौकरी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। कमर कस ली है पूरी तरह बिल्कुल से। बिल्कुल। क्या वजह है? सिर्फ समाज सेवा? सिर्फ समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा। समाज का ऋण कर्म कम करके, समाज का ऋण उतार करके इस दुनिया से विदा लेनी है। क्या यही राजवीर शर्मा जो आज कह रहे हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद भी ऐसे ही रहेंगे, या उनकी बोलबाणी बदल जाएगी, उनके विचार बदल जाएंगे? आपको एक बात बता दें कंचन साहब, हम एक फौजी आदमी हैं। फौजी आदमी जबान का धनी होता है और अपने इरादों का पक्का आदमी होता है। तो हम अनुशासित प्राणी हैं। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिया है हमने। ईमानदारी और सच्चाई हमारे खून में 15 साल कूट करके भरी गई है, वो हमसे नहीं निकलेगी। जी, चलो बात चलिए सेना की, तो मैं एक सवाल सेना कर लेता हूँ। सेना के पराक्रम को भुनाने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, कहाँ तक सही मानते हैं? मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँ। कोई नहीं करना चाहिए? ये सरकार का काम है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं इसके ऊपर अपने आप को बिल्कुल अलग रखना पसंद करूँगा। सवाल मैं एक और लेना चाहूँगा। बात चलिए सैनिकों की। अपने हल्के में सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, तो क्या आपने उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की, या कितने सैनिक अभी तक आपके साथ जुड़े हैं? हमारे पास पूरे हल्के के जितने भी सैनिक हैं जी, हमने उसमें से मोर देन 90% सैनिकों को अपने साथ जोड़ लिया है। जी, जोड़ लिया है मतलब उनसे हमारा संपर्क बन चुका है, उन लोगों से हमारी पर्सनल मुलाकात हो चुकी है। वो लोग हमारे संगठन के अंदर पूरी तरह सहमति जता चुके हैं, क्योंकि हमारा एक फौजी का अलग मिजाज होता है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक जय हिंद के साथ एक दूसरे से मिलते हैं, राम राम के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और एक दूसरे का गर्मजोशी से हम आपस में स्वागत करते हैं। तो मेरे जितने फौजी भाई हैं शहीदों हल्के के अंदर, मेरा सबसे संपर्क हो चुका है। तो एग्जैक्टली क्या संख्या है पूर्व फौजियों की? पूर्व फौजियों की हमारी जो संख्या है वो 2000 और 2500 के बीच में आती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ सैनिक हमारे ऐसे हैं जो सफीदों में नहीं रहते हैं, सफीदों के। कोई दिल्ली नौकरी करता है, कोई गुड़गांव नौकरी करता है, कोई चंडीगढ़ नौकरी करता है, कोई बाहर जॉब करता है। उन सैनिकों से अभी तक हमारा संपर्क नहीं हुआ है। तो तकरीबन अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, 2000 भी मान लिया जाए, 5 वोट हर सैनिक के साथ, तो 10,000 वोट से आपकी गिनती शुरू होती है। 5 और 3 के बीच काउंटिंग करके मैं इनकी वोटों को लगभग 7000 काउंट करता हूं। 7000 तकरीबन यहाँ से तो आप 7000 वोट हमारे सैनिकों की हैं। तो माना जा सकता है कि आप एक ही बिरादरी से आते हैं, क्योंकि एक ही बिरादरी। देशभक्ति का जज्बा है, तो वो आपके साथ खड़े होंगे एक मंच पे। बिल्कुल खड़े होंगे एक मंच पे, क्योंकि पार्टियों में तो नहीं बटेंगे। नहीं, पार्टियों में नहीं बटेंगे। आपके साथ जाएंगे? आप मेरे साथ जाएंगे। देखो, एक पुरानी राजनीति की बात है, मैं चर्चा कर रहे हैं आप, इसलिए बताना चाहता हूँ। इलेक्शन मतों से जीता जाता है जी। और मत कहाँ से आते हैं, मत कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, चुनाव में जाता है, तो सबसे पहले उसका जो मत होता है वो उसके गाँव का होता है जी। नंबर 1 कैटेगरी का जो मत होता है वो उसके गांव का मत होता है, और गांव का मत उसको उठा करके ऊपर ले जाता है, जिससे उसका इलेक्शन स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल। दूसरा जो उसका मत आता है, दूसरा वर्ग मत आता है, उसके वर्ग का मत आता है कि किस वर्ग से संबंध रखते हो। अध्यापक वर्ग से संबंध रखते हो, वकील वर्ग से संबंध रखते हो, फौजी वर्ग से संबंध रखते हो, किस वर्ग से संबंध रखते हो, क्योंकि वर्ग का एक अपना अलग अफेक्शन होता है, एक अलग लगाव होता है। तो वर्ग हमेशा साथ देता है आदमी का। तीसरा, आप चाहे कितने भी किसी तरह की बातें कर लीजिए, तीसरी जो मत आता है वो जातिगत मत आता है। ठीक, मैं बिल्कुल यही आपसे पूछने वाला था। अभी मेरे को पूरा करने दो, मत कितने प्रकार के। मैं एक सवाल ले लेता हूँ छोटा सा जी। क्या वाकई में जैसा विरोधी बोलते हैं, राजवीर शर्मा जो ब्राह्मण वोट है उनके बेस पर राजनीति में आगे जाना चाहते हैं? क्या सच है ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस जाति विशेष से मैं संबंध रखता हूँ वो जाति विशेष मेरा साथ देगा। ये तो जातिगत राजनीति तो इलेक्शन के टाइम में हर हाल में चलती है। आप लोगों को कितना भी समझाने की कोशिश कर लीजिए, वो जाति मैंने बताया, इसलिए मैं आपको मतों के प्रकार बता रहा था। पहले जो हमारे जो मत थे, पहले वर्ग के मत थे, दूसरे जाति विशेष के मत थे, तीसरा मत पार्टी का मत आता है। कोई भी पार्टी होती है वो चाहे कितनी भी नीचे चले जाए, उसकी कुछ परसेंटेज वोट रहती ही रहती है। चाहे कांग्रेस का डाउनफॉल हो, चाहे बीजेपी का डाउनफॉल हो, चाहे एनएलडी का, किसी का भी डाउनफॉल हो, तो उसकी वंदना शर्मा ब्राह्मण जाति से थी, क्या हाल हुआ? वंदना शर्मा जी को 28,000
कितनी 27-28 हज़ार वोटें मिली थी, 1200 वोटों से करीब वो हारी है, वो हार नहीं मान सकते आप। उनको बहुत ज़्यादा वोट मिली है जाति। तो क्या लगता है ब्राह्मण कम्युनिटी एक ही ब्राह्मण के साथ जाएगी? बिल्कुल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। बशर्ते दूसरी पार्टी से ब्राह्मण ना हो। वो जाति विशेष को उस टाइम पे सोचना पड़ता है कि हम किसके साथ जाएंगे, कौन अपनी जाति की विशेष के साथ अपना लगाव रखता है, क्या उसका कार्यक्रम है, किस तरह के उसके संबंध हैं, उन बातों के ऊपर भी निर्भर करता है। आपसे एक बिल्कुल सीधा सा सवाल मैं लेना चाहूँगा शर्मा जी। शाम दाम दंड भेद, राजनीति में इन सब का इस्तेमाल करके कुर्सी को पा लिया जाता है जी। तो क्या आप भी कुर्सी को पाने के लिए ऐसे ही करेंगे? नहीं 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 कंचन साहब, श्याम दाम दंड भेद की जरूरत नहीं है, सिर्फ मत की जरूरत है। अगर आपके पास मत हैं तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, अगर आपके पास मत नहीं है तो अच्छे अच्छों को कुर्सी से उतार देते हैं। श्याम दाम दंड भेद की जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ समाज सेवा, सिर्फ समाज सेवा आधार बनाकर आप बिल्कुल बिल्कुल विधायकी पाएंगे। विधायकी समाज सेवा से ही और लोगों के मत से ही, और मत का अधिकार जनता को है। श्याम दाम दंड भेद ये बहुत पुरानी राजनीति है, ये राजा महाराजाओं के टाइम में चलती थी। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में श्याम दाम दंड भेद का कोई मतलब ही नहीं है। भेद तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कर ही नहीं सकते। तो करोड़ों रुपए खर्च क्यों होते हैं इलेक्शन में? करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो एक एक्सपेंडिचर होता है, कुछ परसेंटेज तो उसके लिए हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो भी परमिशन देता है कितना खर्चा आप कर सकते हो जी। लेकिन खर्चा उससे बढ़ जाता है हमेशा। वो तो हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। अगले इलेक्शन में एक्सपीरियंस होने वाला है। हाँ बिल्कुल होने वाला है। तो क्या मतलब अपना 100% देंगे जो भी इलेक्शन आ रहा है विधानसभा का? बिल्कुल अपना 100% पावर के साथ बिल्कुल 100% फुल पावर के साथ उतरना है और लोगों के सहयोग से, लोगों के आशीर्वाद से इस काम को करना है। जय भारत, एक नाम लिया आपने, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद, सॉरी आपने एक नाम लिया जय हिंद। जय हिंद नहीं, जय भारत लिया। जय भारत। जय भारत। जय भारत को जानना चाहूँगा किस तरह का मंच है और किस तरह के लोग अभी तक इसमें जुड़े हैं? जय भारत एक सामाजिक संगठन है जी, जिसके अंदर सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, और ये संगठन सफीदों हल्के के अंदर जो राजनीतिक परिवर्तन लाना है उसके लिए काम करेगा जी। इसके अंदर सभी जातियों के लोग हमने जोड़ करके रखे हैं और सभी लोग हमारे साथ हैं, और ये लोग आने वाले टाइम में जिस तरह से बूथ के ऊपर काम करना है, वोटों को वोट डलवाना है, लोगों को कन्विंस करना है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, वो सारा काम जय भारत संगठन करेगा मेरे लिए। और एक स्ट्रक्चर जो चाहिए होता है कोई भी इलेक्शन जीतने के लिए, वो स्ट्रक्चर भी आप जय भारत के जरिए ही तैयार? जय भारत के जरिए ही हम संगठन तैयार कर रहे हैं। जब तक हम किसी को पार्टी की नाव हमको नहीं मिलती है तब तक हम अपनी नाव की शुरू की लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं जी। जब हमें नाव दूसरी मिल जाएगी तो उस नाव के अंदर हमारे यही चापू बैठ करके काम करेंगे। जी बिल्कुल। जानना चाहूँगा समाज सेवा में उतरे, एम्बुलेंस तक तो समझ आता है मुझे, लेकिन सांग कराना, सांग मैंने दंगल कराना, कुश्ती दंगल मैं नहीं करवाया। रागनी? नहीं, रागनी भी मैंने नहीं करवाई है जी। कुश्ती दंगल जो गांव में खेल समितियां हैं वो करवाती हैं, हम सिर्फ वहां जाके उन लोगों को आर्थिक सहयोग देते हैं, सपोर्ट करते हैं। हाँ, आर्थिक सहयोग देते हैं उन लोगों को। जी। क्या मतलब सांस्कृतिक भी चाहते हैं, खेलों को भी बढ़ावा देना चाहेंगे, या फिर सिर्फ सेवा के लिए आप एम्बुलेंस लगा दी या कहीं मंदिर चौपाल बनवा दी वही काम करना चाहिए? नहीं, देखो कंचन साहब, समाज सेवा के भिन्न भिन्न रूप हैं, सिर्फ एक एम्बुलेंस छोड़ना समाज सेवा नहीं है जी। अगर आपको समाज सेवा का बेसिक मैं आपको बताऊं, पहले जब लोग पैदल चलते थे, रास्ते में कांटा मिलता था, लोगों के पैर में चप्पल नहीं होती थी तो वो कांटा निकाल के रास्ते से हटा देते थे। आज लोगों के पैरों में चप्पल है, लोगों के पास बाइक है, अगर सड़क के ऊपर कोई ईंट का टुकड़ा या कोई रोड़ा पड़ा हुआ अगर आप उसको हटा देते तो वो भी समाज सेवा है, क्योंकि वो किसी को एक्सीडेंट होने के, किसी की जान को बचा सकता है। समाज सेवा के बहुत बड़े रूप हैं, बहुत बड़े मायने हैं, इसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। जिस भी काम के अंदर आपको परोपकार दिखाई देता है वही काम समाज सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका परोपकार आप किस हिसाब से देखते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जी। तो सक्रिय तौर पर आप राजनीति में उतर चुके हैं? बिल्कुल उतर चुके हैं। और क्या इसको टॉप गियर में भी चलाने वाले हैं या फिर ऐसे ही हल्के फुल्के चलता रहेगा? नहीं नहीं, टॉप गियर में हम संगठन खड़ा कर रहे हैं जी। राजनीति में सबसे पहले संगठन चाहिए, हमारा संगठन तैयार हो रहा है और जैसे ही संगठन तैयार होता है तो हम टॉप गियर में। जी। अब मैं चाहूँगा आपसे जी, कंचन टीवी के माध्यम से क्या संदेश हल्के की जनता को, प्रदेश की जनता को देना चाहिए? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग भाईचारे को बना के रखें,
एक दूसरे के साथ मिलके प्यार प्रेम से रहें। इससे बड़ा जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं भाईचारे का संदेश देता हूँ और सबको शुभकामनाएं और सद्भावना के साथ जीने के लिए कामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए और आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कंचन साहब, आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ आपने जो बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे राजवीर शर्मा जी, जो कहते हैं कि समाज सेवा के लिए वो मैदान में उतरे हैं। राजनीति को उनको लंबा चौड़ा कोई मतलब नहीं, ना उनसे कुछ कमाना चाहते, क्योंकि अच्छा भला उनका एक कैरियर है जो चल रहा है। अगर उसकी तिलांजलि वो देते हैं तो समाज सेवा के लिए उनको सेकंड भी नहीं लगनी। हाँ, और पार्टियों के लिए भी एक घंटी उन्होंने बजा दी है। अगर वो चाहते हैं कि एक समाज सेवी उनके संगठन में आए तो वो इनसे मिल सकते हैं, क्योंकि वो सारे विकल्प खुले रखे हुए हैं। और हाँ, समाज सेवा को ही ये अपना हथियार बनाकर कुर्सी पाना चाहते हैं एमएलए की। तो बने रहिए कंचन टीवी के साथ, कोई नई शख्सियत हमारे साथ जल्द ही होगी। नमस्कार।